नमस्कार दोस्तों, मैं रत्नेश्वर आप सभी का स्टडी 91 में स्वागत करता हूं। और कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, जहां भी होंगे मस्त। दोस्तों, आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं आपसे के सामने, जिसका कि आपके हर एग्जाम में हर बार एक या दो क्वेश्चन जरूर आता है। चाहे आपका यूपी टेट का एग्जाम हो या सुपर टेट का एग्जाम हो या सी टेट का एग्जाम हो, चाहे तो दोस्तों आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देख सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, शिक्षा मनोविज्ञान। आखिर शिक्षा मनोविज्ञान का क्यों आवश्यकता पड़ी? क्या इसकी आवश्यकता पड़ी कि हमें शिक्षा मनोविज्ञान पढ़ना पड़ता है, पढ़ाना पड़ता है और बालकों को समझाना पड़ता है? तो दोस्तों आइए एक बार सभी बच्चों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों एक बार वीडियो को ज़्यादा लाइक और शेयर कर दीजिए। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। आज का बहुत ही धमाकेदार और मज़ेदार सेशन होने वाला है। ये दोस्तों आपके स्टडी 91 में सारे बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं। हिंदी का, यूपी टेट का, सुपर टेट, यूपी पुलिस कांस्टेबल, पीसीआर और यूजीसी नेट का। जो बच्चे इस बैच लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं दोस्तों, ठीक है। आइए दोस्तों, शिक्षा तथा मनोविज्ञान में संबंध। सबसे पहले आपका क्वेश्चन होता है, आपके मन में प्रश्न उठना चाहिए दोस्तों कि आखिर शिक्षा मनोविज्ञान में क्या संबंध है? आखिर शिक्षा मनोविज्ञान की क्यों आवश्यकता पड़ी? हमें आखिर क्यों पढ़ना पड़ता है शिक्षा मनोविज्ञान? तो आइए मैं आपको आज समझाता हूं दोस्तों क्यों शिक्षा मनोविज्ञान की आवश्यकता पड़ी और शिक्षा मनोविज्ञान में क्या संबंध है। दोस्तों, शिक्षा का संबंध मानव व्यवहार के परिमार्जन परिशोधन से होता है तथा मनोविज्ञान का संबंध व्यवहार के अध्ययन से होता है। यदि हमें मानव व्यवहार का उन्नति बनाना है तो हमें मानव व्यवहार का अध्ययन करना पड़ेगा। अतः हमें शिक्षा और मनोविज्ञान का साथ साथ अध्ययन करना होगा। जिस प्रकार से दोस्तों शिक्षा हमारे लिए आवश्यक है, उसी प्रकार से मानव का भी अध्ययन करना हमें बहुत ही आवश्यक है। दोस्तों, जैसे कि आपको मालूम है कि शिक्षा हमारे जीवन के लिए कितना अनमोल रत्न है, दोस्तों उसी तरह से हमें मानव के व्यवहार का भी अध्ययन होना चाहिए। दोस्तों, अगर हमें बालक के मनोविश्लेषण या मनोवृत्ति का अगर ज्ञान नहीं होगा तो हम उस किस प्रकार से उसे शिक्षा प्रदान करेंगे? तो इसलिए दोस्तों, बालक आखिर क्या सोच रहा है, किस प्रकार से उसे सरल तरीके से हम शिक्षा प्रदान करें, उसके व्यवहार को भी हमें पढ़ना आवश्यक होता है दोस्तों। इसीलिए शिक्षा मनोविज्ञान को एक साथ जोड़ा गया और इसलिए शिक्षा मनोविज्ञान के संबंध स्थापित किया गया और जानने की ये आवश्यकता पड़ी कि आखिर हमें मानव के व्यवहार को पढ़ना क्यों आवश्यक है, क्योंकि हमें उससे शिक्षा प्रदान करनी है दोस्तों। आइए और जानते हैं। इसी आवश्यकता ने अध्ययन की एक नई शाखा को जन्म दिया जिसे कि शिक्षा मनोविज्ञान के नाम से जाना जाता है। शाखा को जन्म दिया जिसे क्या कहा जाता है? शिक्षा मनोविज्ञान कहा जाता है। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि शिक्षा और मनोविज्ञान के मध्य एक घनिष्ठ संबंध होता है जो शिक्षा मनोविज्ञान को जन्म देता है। तो दोस्तों, शिक्षा मनोविज्ञान का बहुत ही घनिष्ठ संबंध होता है और जो कि हमारे जीवन के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। एक शिक्षक के लिए तो शिक्षा मनोविज्ञान का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है, क्योंकि बिना शिक्षा मनोविज्ञान के पढ़े वह बालक के व्यवहार को नहीं जान सकता और जिस प्रकार से जब तक वो बालक के व्यवहार को सरल तरीके से नहीं जान पाएगा तो वो उन्हें शिक्षा प्रदान नहीं कर पाएगा दोस्तों। इसलिए शिक्षा मनोविज्ञान का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। नेक्स्ट है दोस्तों, को जन्म देता है। जैसे कि शिक्षा और मनोविज्ञान। शिक्षा दोस्तों व्यवहार का परिमार्जन है। व्यवहार के परिमार्जन के उद्देश्य व्यवहार का अध्ययन है और मनोविज्ञान क्या है? व्यवहार का अध्ययन है। दोस्तों, शिक्षा से हमारे व्यवहार का परिवर्तन होता है। जैसे दोस्तों हम पहले जो भाषा बोलते थे, क्या आप भी भाषा बोलते हैं? बचपन में हम लोग तुतलाते थे, जो हम सोचते थे वो हम बोल नहीं पाते थे। पर जैसे जैसे हमें शिक्षा ग्रहण किया, हमें ज्ञान हुआ, तो हम अपने विचारों को सामने वाले के समक्ष बहुत ही सरल तरीके से और उचित शब्दों से रख सकते थे। और जैसे जैसे ये बढ़ता गया, हमारा ज्ञान का स्तर बढ़ता गया, वैसे वैसे हम भाषा के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से अपने विचारों को सामने वाले के सम्मुख रख सकते थे दोस्तों, जिससे कि हमारे व्यवहार में, हमारी भाषा में क्या हुआ? परिवर्तन हुआ। फिर धीरे धीरे दोस्तों जब हमारे व्यवहार में परिवर्तन हुआ तब हमें मनोविज्ञान की आवश्यकता हुई कि आखिर बालक के मन में क्या चल रहा है। मनोविज्ञान यानी मन का विज्ञान दोस्तों, कि आखिर बालक के मन में क्या चल रहा है, क्या उसे दिक्कत हो रही है कि बालक शिक्षा ग्रहण नहीं कर पा रहा है, उसे क्या परेशानी हो रही है।
तब शिक्षक को उसके व्यवहार को समझना बहुत ही आवश्यक हो जाता है कि आखिर इस बालक को क्या दिक्कत है, मैं इतना पढ़ाने की, इसको इतने सरल तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसे समझ में नहीं आ रहा है, क्या समस्या है, आखिर इसे किस प्रकार समझाऊं, लिख के समझाऊं या बोल के याद कराऊं। तो वो चीज है, उसके व्यवहार को जानना बहुत आवश्यक है, यानी व्यवहार का अध्ययन दोस्तों। और ये दोनों जब मिल जाते हैं तो व्यवहार के परिमार्जन के उद्देश्य से व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, वही क्या कहलाता है, वही कहलाता है आपका शिक्षा मनोविज्ञान, यानी कि एजुकेशन साइकोलॉजी दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों चलते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान का औपचारिक वर्ष 1889 में जी स्टैनले हॉल के प्रयासों से माना जाता है दोस्तों। यानी शिक्षा मनोविज्ञान का प्रारंभ किसके वर्ष 1889 दोस्तों में किसके, जी स्टैनले हॉल के दोस्तों के प्रयास से माना जाता है, उन्होंने किया। क्रो और क्रो के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभव के वर्णन और व्याख्या करता है। दोस्तों शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में कई मनोवैज्ञानिकों ने अपनी अपनी थॉट्स, अपना अपना परिभाषा, डिफिनेशंस को रखा, उन्होंने बताया। जैसे सबसे पहले क्रो एंड क्रो ने कहा कि शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभव का वर्णन और व्याख्या करता है। यानी जो शिक्षा होती है वह व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु तक सीखने और अनुभव प्राप्त करने की व्याख्या करता है दोस्तों। ये किसका कहना था, ये हमारे क्रो एंड क्रो महोदय का कहना था। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, ये आपकी अपनी हिंदी वीडियो सारी पुस्तकें हैं दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तकें हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप सभी इनको जो ले सकते हैं और कहीं भी आप मंगा सकते हैं बड़ी सरलता पूर्वक। और ये फ्री डिलीवरी है। क्या है दोस्तों, ये फ्री डिलीवरी है, कोई भी आपको कास्ट देने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, और कोई दिक्कत परेशानी तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं दोस्तों। आइए दोस्तों, स्कीनर ने क्या कहा, स्कीनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण तथा अधिगम से संबंधित होती है। शिक्षण यानी कि टीचिंग और अधिगम यानी कि लर्निंग या सीखना। अधिगम मीन्स क्या होता है दोस्तों, सीखना होता है, और शिक्षण यानी कि टीचिंग, जो हम पढ़ाते हैं दोस्तों। ठीक है, टीचिंग हो गया। अधिगम मीन्स क्या होता है, सीखना से संबंधित। स्किनर महोदय का कहना था जो शिक्षा मनोविज्ञान होता है दोस्तों वह शाखा है जो शिक्षण तथा अधिगम से संबंधित होती है। यानी कि हमारी जो हम पढ़ाते हैं उससे तथा जो हम सीखते हैं उस दोनों से संबंधित होती है आपका शिक्षा मनोविज्ञान। दोस्तों शिक्षा मनोविज्ञान में हम सीखते भी हैं और सिखाते भी हैं, यानी कि पढ़ते भी हैं और पढ़ाते भी हैं। उसमें हम अध्ययन करते हैं कि किस प्रकार से हमें पढ़ाना है, किस प्रकार से हमें सिखाना है और किस प्रकार से हमें सीखना है। इन सारी बातों को हम उसमें पढ़ते हैं शिक्षा मनोविज्ञान में दोस्तों। उसमें हम अध्ययन करते हैं, उसमें हम समझते हैं कि किस प्रकार से सरल तरीके से हम बालकों को अध्ययन करा सकते हैं, बालकों को याद करा सकते हैं कि बालक आसानी से समझ जाए हर चीज़ों को। गणित का कोई भी कठिन से कठिन सवाल हो उसे हम बहुत ही सरल तरीके से और अच्छे उदाहरणों से समझा दें, एग्जाम्पल के माध्यम से। बेटा ऐसे नहीं, ऐसे सॉल्व होता है, वन बाई स्टेप चलोगे तो तुम्हारा तुरंत सॉल्व हो जाएगा। कितने सरल तरीके से हम उसको समझाते। तो ये होता है दोस्तों। तो शिक्षा मनोविज्ञान में हम सीखते भी हैं और सिखाते भी हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा शेयर और एक बार लाइक ज़रूर करिएगा अगर आपको अच्छी लग रही है क्लास। अगर नहीं अच्छी लग रही है तो कोई बात नहीं। चलिए, नल तथा अन्य की बात की जाए दोस्तों के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान मुख्य रूप से शिक्षा की सामाजिक प्रक्रिया से परिवर्तित या निर्देशित होने वाले मानव व्यवहार से संबंधित है। नल तथा अन्य का क्या कहना था, ये मनोवैज्ञानिक का कहना था कि शिक्षा मनोविज्ञान मुख्य रूप से शिक्षा की सामाजिक प्रक्रिया से परिवर्तित या निर्देशित होने वाले मानव व्यवहार से संबंधित है। इनका कहना था जो शिक्षा मनोविज्ञान होता है, जो समाज से व्यक्ति सीखता है उससे उसके व्यवहार में जो परिवर्तन होता है वही शिक्षा मनोविज्ञान। दोस्तों मैंने आपको बताया है कि समाज के अंतर्गत आता है हमारे विद्यालय आता है, हमारा परिवार आता है, हमारे आस पड़ोस आते हैं,
और इस संसार में व्याप्त सभी जीव जंतु और प्राणी हमारे समाज के अंतर्गत आते हैं, जिनसे हम कुछ न कुछ सीखते हैं दोस्तों। हम जानते हैं जिनसे हम कुछ न कुछ सीखते हैं। जैसे कि दोस्तों पौधा हुआ, पौधे से भी हम सीखते हैं, उससे भी हमारा संबंध बना हुआ है। पौधे से हम ऑक्सीजन लेते हैं और उसे कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। वो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और हमें क्या देता है? ऑक्सीजन, यानी कि जीवन प्रदान करता है दोस्तों। तो वही चीज है दोस्तों, हमारा संबंध हर एक प्राणी से जो इस संसार में व्याप्त है उससे बना हुआ है दोस्तों। ये चक्र एक चलता रहता है, चक्र एक चलता रहता है दोस्तों। तो वही चीज है दोस्तों, नल आनंद का यही थॉट थी कि शिक्षा मनोविज्ञान मुख्य रूप से शिक्षा की सामाजिक प्रक्रिया से प्रवृत्ति या निर्देशित होने वाला मानव व्यवहार से संबंधित है दोस्तों। नेक्स्ट है कॉल सनिक के अनुसार। कॉल सनिक के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांतों व परिणाम का शिक्षा के क्षेत्र में अनुप्रयोग है। इनका कहना था कि शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांतों व परिणामों की शिक्षा के क्षेत्र में क्या है? अनुप्रयोग है दोस्तों। किसका कहना था? काल्सनिक का कहना था। नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट है ट्रो के अनुसार दोस्तों शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों के मनोवैज्ञानिक पक्ष का अध्ययन है। यानी कि ट्रो जी ने क्या कहा? ट्रो ने कहा कि जो आपका शिक्षा मनोविज्ञान है दोस्तों, वह शैक्षिक परिस्थितियों के मनोवैज्ञानिक पक्ष का अध्ययन, जो हम शैक्षिक परिस्थितियां जो होती हैं उनका हम अध्ययन करते हैं कि किस प्रकार से हम सरल तरीके से बालकों को अध्ययन कराएं, किस प्रकार से हम सरल तरीके से बालकों को सिखाएं। तो जो भी शैक्षिक परिस्थितियां होती हैं उनका ही हम अध्ययन करते हैं। वही क्या है? वही शिक्षा मनोविज्ञान है। ये किसका कहना था? ये हमारे ट्रो महोदय का कहना था। स्टीफन जी ने क्या कहा? स्टीफन जी ने कहा कि शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक विकासात्मक क्रमबद्ध अध्ययन है। यानी कि जो हम शिक्षा मनोविज्ञान है वो शैक्षिक विकास का क्रमबद्ध अध्ययन है। जो शैक्षिक विकास हो रहा है हमारे जीवन में वो क्या है? उसका क्रमबद्ध अध्ययन करना ही क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान। किसने कहा? ये आपके स्टीफन जी ने कहा। पील के अनुसार पील ने कहा कि शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है। उन्होंने शिक्षा मनोविज्ञान को शिक्षा का विज्ञान ही कह दिया। एजुकेशन इज द साइंस, साइंस बना दिया उन्होंने। एजुकेशन को साइंस बता दिया कि जो आपका एजुकेशन है, जो आपका शिक्षा मनोविज्ञान है दोस्तों, एजुकेशन साइकोलॉजी है, उन्होंने कहा कि यह एजुकेशन का साइंस है, यानी कि यह शिक्षा का विज्ञान है दोस्तों। यानी विज्ञान में हम जान सकते हैं कि किस प्रकार से हम हर चीज का अध्ययन कर सकते हैं। छोटी छोटी सी चीजों को लेकर बड़ी से बड़ी चीजों का हम अध्ययन कर सकते हैं कि किस प्रकार से हम बालकों को सिखा सकते हैं और सीख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो वही शिक्षा मनोविज्ञान है दोस्तों। नेक्स्ट है सार्वे टेलफोर्ड के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान मुख्य संबंध सीखने से है। यानी इन्होंने कहा, टेलफोर्ड ने कहा कि मनोविज्ञान का मुख्य संबंध किससे है? सीखने से, यानी लर्निंग से। हम केवल सीख सकते हैं शिक्षा मनोविज्ञान से। यह मनोविज्ञान वह क्षेत्र है जिसका मुख्य संबंध शिक्षा के मनोवैज्ञानिक पहलुओं की वैज्ञानिक खोज से है दोस्तों। यानी कि वैज्ञानिक खोज से है। शिक्षा मनोविज्ञान के माध्यम से हमने कई विधियां निकाली और जिस विधि के माध्यम से हम बालकों को बहुत ही सरल तरीकों से समझा सकते थे, सरल तरीके से पढ़ा सकते थे। जैसे कि लोगों को जब अध्ययन किया बालकों का, तो उन्हें पता चला कि बालकों को अगर हमें जल्दी सिखाना है और उनकी स्मृति से वो चीजें जल्दी भूले ना, तो उन्हें स्वयं करके सीखने दें। यानी लर्निंग बाय डूइंग, जो कार्य वो स्वयं करके सीखते हैं, या जैसे आप हुए या हम हुए दोस्तों, अगर हम किसी भी कार्य को स्वयं करके सीखेंगे तो हम कभी नहीं भूलेंगे। जैसे दोस्तों आपका कोई भी मैथ का क्वेश्चन है, बाय द वे वो क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पा रहे, पर उसका सोल्यूशन आप जब स्वयं ढूंढते हैं दोस्तों, सोचिए स्वयं उसकी ट्रिक बनाते हैं आप, तो अरे वो ट्रिक आप कभी नहीं भूलते। और वही दोस्तों रामबाण होता है। कहते नहीं है कि आप क्या कहते हैं, 100 बार प्रयास करिए दोस्तों, पर उस 100 बार प्रयास करने से अच्छा है, 100 बार प्रयास करने से अच्छा है एक ऐसा प्रयास करिए जिसमें आप अपना 100% दें। 100 बार प्रयास कर रहे हैं पर वो आप उसमें अपना 100% नहीं दे रहे, पर अगर आप एक ही बार प्रयास करते हैं उसमें 100% देंगे तो आप सफल हो जाएंगे दोस्तों। देखिए जैसे आपने कई घटनाएं पढ़ी होंगी कि 15 दिन में यूपीएससी निकाल लिया लड़के ने, अरे भाई 10 दिन में बच्चे ने इंटर टॉप कर दिया, अरे एक दिन में वो पीसीएस का एग्जाम निकाल लिया। तो दोस्तों यानी वो ऐसा होता क्या, यानी कि उसने अपना 100% दिया। 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन उसने क्या किया, 100% दिया। ये जैसे कि
ये तो संभव नहीं है कि 15 दिन में यूपीएससी निकाल लेना या वो कर लेना, उनकी पहले की भी तैयारी उसमें जुड़ी होती है। पर उस समय उन्होंने अपना क्या दिया, 100% दिया, बाकी सब चीजों को छोड़ के। तो वही चीज है दोस्तों। नेक्स्ट है शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र के बारे में बात करते हैं दोस्तों। शिक्षा भिन्न भिन्न मनोवैज्ञानिकों ने शिक्षा मनोविज्ञान की भिन्न भिन्न परिभाषाएं दी हैं। अतः शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र के बारे में निश्चित तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। आधुनिक शिक्षा मनोवैज्ञानिकों के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के प्रमुख कार्य क्षेत्र निम्नवत है। दोस्तों शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में कई मनोवैज्ञानिकों ने अपनी थॉट्स, अपनी राय अलग अलग दी, सभी ने अलग अलग दी। तो इसका एक आप कह सकते हैं कि यही परिभाषा होगी, ये कहना गलत होगा दोस्तों, क्योंकि इसके बारे में कई मनोवैज्ञानिकों ने अपनी अलग अलग राय दी है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है प्रमुख कार्य क्षेत्र है। आइए जानते हैं क्या कार्य क्षेत्र है दोस्तों। शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र, सबसे पहले पाठ्यक्रम यानी कि सिलेबस। नेक्स्ट है निर्देशन। दूसरा है दोस्तों वृद्धि एवं विकास। तीसरा है व्यक्तित्व भिन्नता। चौथा है वंशानुक्रम। पांचवा है व्यक्तित्व। छठवां है मापन तथा मूल्यांकन। नेक्स्ट है दोस्तों शिक्षा प्रविधियां। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपके क्या है दोस्तों, आधुनिक शिक्षा मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के प्रमुख कार्य क्षेत्र हैं दोस्तों। क्या है, प्रमुख कार्य क्षेत्र है। ये क्या है दोस्तों, आपके प्रमुख कार्य क्षेत्र है। प्रमुख कार्य क्षेत्र, प्रमुख कार्य क्षेत्र है दोस्तों। जैसे कि सिलेबस, पाठ्यक्रम। विदाउट सिलेबस हम बच्चों को नहीं पढ़ा सकते दोस्तों। सिलेबस का होना बहुत ही आवश्यक है कि हमें क्या पढ़ाना है, कितना लेसन्स पढ़ाने हैं, तो सिलेबस का बहुत ही आवश्यक है। शिक्षण प्रविधियां, हमें शिक्षा प्रविधियां मालूम होनी चाहिए कि किस प्रकार से बालक को हमें पढ़ाना है, किस प्रकार से हमें पाठ योजना बनानी है, किस प्रकार से हमें कौन सा सहायक सामग्री का प्रयोग करना है, इन सारी चीजों की हमें मालूम होनी चाहिए। मापन तथा मूल्यांकन, निर्देशन, उचित निर्देशन देना चाहिए। वृद्धि व विकास, दोस्तों किस प्रकार से उनका वृद्धि हो रहा है, विकास हो रहा है, इस चीज का भी हमें ज्ञान होना चाहिए। व्यक्तित्व विभिन्नता, इसको भी दोस्तों व्यक्तित्व विभिन्नता भी होती है बालकों में, उसका भी ज्ञान होना चाहिए कि हाँ ये है, कौन सा बच्चा जल्दी सीख रहा है, कौन सा बच्चा नहीं जल्दी सीख पा रहा है, कौन सा बच्चा बहुत ही तीव्र गति से सीख रहा है, कौन सा बच्चा कम गति से सीख रहा है। ये सारी व्यक्तित्व विभिन्नता, सारी चीजों। वंशानुक्रम आप जानते ही हैं दोस्तों, वंशानुक्रम यानी कि जो माता पिता के लक्षण होते हैं पुत्र में भी वही लक्षण होते हैं, वो वंशानुक्रम होता है। तो ये चीजें होती हैं। व्यक्तित्व भी दोस्तों ये चीज भी, और मापन तथा मूल्यांकन, उसका मूल्यांकन भी किया जाए कि हाँ कि जितना आप पढ़ा रहे हैं, जितना आप समझा रहे हैं, बालक समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है, उसका मूल्यांकन करिए, हाँ उसके अंदर वृद्धि हो रही है कि नहीं हो रही। तो ये सारे दोस्तों आपके शिक्षा मनोविज्ञान के प्रमुख क्या हैं, प्रमुख कार्य क्षेत्र हैं दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों ये आपके हिंदी इंडिविजुअल का नया बैच स्टार्ट हो गया है, मात्र 999 रुपए में। आप सभी इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। आइए दोस्तों नेक्स्ट है शिक्षा मनोविज्ञान की आवश्यकता। आखिर दोस्तों शिक्षा मनोविज्ञान की क्या आवश्यकता पड़ी, इसके बारे में आइए जानते हैं। कैली ने शिक्षा मनोविज्ञान की आवश्यकता को निम्नानुसार बताया। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आखिर शिक्षा मनोविज्ञान की क्यों आवश्यकता पड़ी, इसके बारे में जानना। आइए जानते हैं। बालक के स्वभाव के अध्ययन हेतु, मैंने अभी आपको बताया कि शिक्षा मनोविज्ञान का अगर मेन मोटो जाना जाए दोस्तों, तो मेन मोटो यही था कि बालक के स्वभाव का अध्ययन करना, कि आखिर बालक का स्वभाव किस प्रकार का है, किस प्रकार से बालक को हम शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, शिक्षा प्रदान कर सकते हैं। तो वो मेन मोटो था, यानी बालक के स्वभाव का अध्ययन करना। नेक्स्ट था दोस्तों बालक की वृद्धि व विकास हेतु, यानी बालक की वृद्धि हो रही है, ग्रोथ हो रही है, डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं, इसका भी हमें पता चलता है शिक्षा मनोविज्ञान के ही माध्यम से। नेक्स्ट है दोस्तों वातावरण के साथ अनुकूलन हेतु, हम ऐसा वातावरण बना सकते हैं,
ऐसा वातावरण के साथ उसका अनुकूलन हो रहा है कि नहीं हो पा रहा है, वो वातावरण के साथ अनुकूलित हो पा रहा है कि नहीं। किसका वातावरण? कक्षा का वातावरण, कि जो चीजें हम पढ़ा रहे हैं वो चीजें बालक समझ पा रहा है कि नहीं समझ पा रहा। तो वो भी हम किसके माध्यम से जान सकते हैं? शिक्षा मनोविज्ञान के माध्यम से जान सकते हैं वो चीजें कि हम ये जो वातावरण बना हुआ है ये शिक्षा के अनुकूलित है कि नहीं है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है संवेग के नियंत्रण व शैक्षिक महत्व हेतु, यानी संवेगों के नियंत्रण व शैक्षिक महत्व के हेतु भी बहुत ही आवश्यक होता है शिक्षा मनोविज्ञान। व्यक्तित्व के नियंत्रण व शैक्षिक महत्व हेतु, यानी व्यक्तित्व का नियंत्रण करना और शैक्षिक महत्व को जानना, ये भी क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत हम जान सकते हैं। चरित्र निर्माण हेतु, ये भी दोस्तों शिक्षा मनोविज्ञान से हम अध्ययन करते हैं किस प्रकार से हम अपना चरित्र निर्माण कर सकते हैं। शिक्षण अधिगम की प्रकृति समझने हेतु, शिक्षण अधिगम यानी कि पढ़ाने और सीखने की प्रकृति को समझने हेतु, यानी कि हमें किस प्रकार से पढ़ना है और किस प्रकार से पढ़ाना है, ये दोनों चीजें हमें शिक्षा मनोविज्ञान के माध्यम से हम सीखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है शिक्षण विधियों को समझने हेतु। दोस्तों आखिर शिक्षण विधियों को समझना कि आखिर हमें किस शिक्षण विधि का प्रयोग कब करना है, इसका भी हमें ज्ञान होता है। किसके माध्यम से? शिक्षा मनोविज्ञान के माध्यम, कि कौन सी चीजें हमें कौन सी शिक्षण विधि कब प्रयोग करनी है दोस्तों। ठीक है, ये चीजें होती हैं दोस्तों, ये आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है पाठ्य पुस्तकों की रचना हेतु। पाठ्य पुस्तकों की रचना हेतु शिक्षा मनोविज्ञान से ये भी हम सीखते हैं दोस्तों कि पाठ्य पुस्तकों की रचना किस प्रकार से करनी चाहिए, किस प्रकार से पाठ्य पुस्तकें होनी चाहिए, सिलेबस किस प्रकार, पाठ्यक्रम किस प्रकार से होना चाहिए। आप जानते हैं पाठ्यक्रम लचीला होना चाहिए और जो पाठ्य पुस्तकें होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए? बाल केंद्रित होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए दोस्तों? बाल केंद्रित होनी चाहिए। बाल केंद्रित होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? बाल केंद्रित होनी चाहिए, जिससे कि बालक आसानी से सरलता पूर्वक सीख सके, जान सके। नाप तथा मूल्यांकन, बालक का हम मूल्यांकन कर सकें कि हाँ बालक को जो चीजें हम समझा रहे हैं, जो पढ़ा रहे हैं, बालक सीख पा रहा है कि नहीं सीख पा रहा। कमी कहाँ पे रह जा रही है हमारे टीचिंग में या बालक के सीखने में, कहाँ पे कमी रहेगी, तो हम किसके माध्यम से करते हैं? मूल्यांकन के माध्यम से, नाप के माध्यम से ही हम करते हैं दोस्तों। शिक्षा मनोविज्ञान में ये भी बताया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों निर्देश तथा परामर्श, यानी कि बालक को हम निर्देश भी दे सकते हैं और उसको परामर्श भी दे सकते हैं कि ऐसे नहीं ऐसे कार्य करो बेटा, ऐसे नहीं ऐसे पढ़ो तो तुम अच्छे से तुम्हें ज्ञान की प्राप्ति होगी। अन्यथा अगर तुम ऐसे करोगे, जैसे मैं आपको कहता हूं दोस्तों कि जितना आप लिखेंगे उतना ही आपको याद होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया है करत करत अभ्यास ते जड़मत हो सुजान, रसरी यावत जात ते सिल पे पड़त निशान। यानी दोस्तों बार बार रस्सी के आने जाने से जब पत्थर पर निशान पड़ जाता है तो आपके बार बार लिखने से क्या चीजें याद नहीं होगा। कई बच्चे कहते हैं कि सर हमारी समस्या हमें याद नहीं होता। अरे कैसे नहीं याद होगा दोस्तों? जैसे जैसे आप बार बार अगर लिखेंगे, सोचिए अगर पत्थर पर निशान पड़ सकता है बार बार रस्सी के आने जाने से, तो इस दिमाग पे क्या जो चीजें आप पढ़ रहे हैं नहीं याद होगी? जरूर याद होगी। बस आप लिखिए, उस चीज को थोड़ा सा लिखिए, थोड़ा समय लगेगा पर चीजें आपको याद भी होंगी दोस्तों। ठीक है, ये निर्देश तथा परामर्श हो गया। नेक्स्ट है दोस्तों ये आपके यूजी नेट का पेपर फर्स्ट कंप्लीट कोर्स, नया बैच प्रारंभ, आप सभी ज्वाइन कर सकते हैं इसे, जो बच्चे यूजी नेट की तैयारी कर रहे हैं। नेक्स्ट है दोस्तों शिक्षा मनोविज्ञान की अध्ययन विधियां। अब जानते हैं कि क्या होती है स्टडी मेथड ऑफ द एजुकेशन। स्टडी मेथड क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान की अध्ययन विधियां क्या है, इनके बारे में जानते हैं। वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करते हैं। वैज्ञानिक विधियों द्वारा प्रदत्त परिणाम विश्वसनीय, वस्तुनिष्ठ तथा निष्पक्ष होते हैं। स्किनर महोदय ने इस संदर्भ में लिखा है कि शिक्षा मनोविज्ञान अपने आंकड़े एकत्रित करने और वर्गीकृत करने में विज्ञान की विधियों और उपकरणों का प्रयोग करता है। वर्तमान में प्रयोग की जाने वाली विधियों का वर्गीकरण व प्रमुख विधियों का विवरण निम्न है। दोस्तों आखिर वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया गया शिक्षण विधि मनोविज्ञान को पढ़ाने के लिए, कुछ शिक्षण विधियों का प्रयोग किया गया। आइए जानते हैं कि कौन कौन सी वो शिक्षण विधियां हैं, कौन कौन सी वो अध्ययन विधियां हैं जिनके बारे में स्किनर ने क्या कहा। स्किनर ने महोदय ने कहा कि इस संदर्भ में लिखा गया है कि शिक्षा मनोविज्ञान अपने आंकड़े एकत्रित करने और वर्गीकृत करने में विज्ञान की विधियों और उपकरणों का प्रयोग करता है।
अपने आंकड़ों और दोस्तों और वर्गीकृत करने में किसका करता है, विज्ञान की विधियों और उपकरणों का प्रयोग करता है। तो देखिए कौन कौन सी शिक्षण विधियों का प्रयोग करता है वो। जैसे दोस्तों शिक्षा मनोविज्ञान में अध्ययन विधि, शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन विधियों में उन्होंने क्या किया, निरीक्षण दिया, मेथड ऑफ द ऑब्जर्वेशन, निरीक्षण विधि को कैसे हम ऑब्जर्वेशन करें, बालक का कैसे हम ऑब्जर्वेशन करें, यानी निरीक्षण विधि करी। प्रयोगात्मक विधि, मेथड ऑफ द एक्सपेरिमेंट, दोस्तों प्रयोगात्मक विधि के माध्यम से बालक को सिखाना, एक्सपेरिमेंट के माध्यम से बालक को सिखाना कि बालक प्रयोग करके सीखे कि आखिर ये चीजें कैसे बनती हैं, ये चीजें, ये कार्य कैसे होता है। नेक्स्ट है दोस्तों विवरणात्मक विधि, मेथड ऑफ द एक्सपोजिशन, विवरणात्मक विवरण के माध्यम से बालक को समझाना दोस्तों, विवरणात्मक विधि है जिससे कि बालक सीख सके, ये है विवरणात्मक विधि। नेक्स्ट है दोस्तों आपके अंतर्दर्शन विधि, यानी कि इंट्रोस्पेक्शन मेथड, ये भी विधि बहुत इंपॉर्टेंट है। और बहिदर्शन विधि, यानी कि एक्सप्रेशन मेथड दोस्तों, ठीक है। तो ये भी बहिदर्शन विधि भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके जीवन इतिहास विधि, जिसके अंतर्गत आती है आपकी विवरणात्मक विधि के अंतर्गत अगर देखा जाए दोस्तों तो जीवन इतिहास विधि, जैसे केस हिस्ट्री मेथड, तुलनात्मक विधि, कंपैरेटिव मेथड और नैदांतिक विधि भी आती है दोस्तों। तो ये शिक्षा मनोविज्ञान की बहुत ही अध्ययन विधियां हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, विकासात्मक विधि और मनोविश्लेषणात्मक विधि और सर्वेक्षण विधि दोस्तों। तो इन विधियों के माध्यम से हम बालक को शिक्षा का ज्ञान प्रदान कर सकते हैं दोस्तों, और इन विधियों के माध्यम से हम बालक का मूल्यांकन भी कर सकते हैं कि आखिर बालक को जो चीजें हम पढ़ा रहे हैं, जो चीजें समझा रहे हैं, वो समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, और किस प्रकार से हम अपने शिक्षण को और भी अधिक प्रभावकारी बना सकते हैं दोस्तों इन शिक्षण विधियों के माध्यम से। और अपने आप को, अपनी जो आपका ज्ञान होता है, उस ज्ञान को किस प्रकार से हम बालकों के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं और बालक बहुत ही सरलता पूर्वक उसे समझ सके, इन विधियों के माध्यम से हम प्रस्तुत कर सकते हैं दोस्तों। तो ये विधियां बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये जानते रहिएगा दोस्तों। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग एक बार इस सारी विधि का। नेक्स्ट है दोस्तों, ये दोस्तों आपके नितिन सर के हैंड राइटिंग लिखी की पुस्तक है, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास, सामान्य हिंदी, इंडियन ज्योग्राफी, भारत का भूगोल, भारतीय राज्य व्यवस्था, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स, सारी पुस्तकें बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आपके कंपटीशन को देखते हुए ये पुस्तकें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप ले सकते हैं दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों आपको मैं ये बताना चाहूंगा कि यूपी टेट का नोटिफिकेशन बहुत ही जल्द आने वाला है दोस्तों, और लोगों के भ्रम में मत आइए। कुछ लोग कह रहे हैं अभी नहीं आएगी, वैकेंसी नहीं अभी आएगी। अरे भाई साहब, हम अपना कर्म तो करें। आप क्या तैयार हैं वैकेंसी के लिए? कभी पूछिए अपने आप से कि अभी अगर वैकेंसी आ जाए तो क्या आप निकाल लेंगे? अपने आप से पूछिए कभी कि आपकी क्या तैयारी है। तो दोस्तों अपनी तैयारी पे फोकस करिए, और क्या है गवर्नमेंट क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है उसके बारे में मत कुछ सोचिए। मेन अपने आप से पूछिए कि क्या मैं तैयार हूं, टीचर बनने के लिए मैं तैयार हूं, मेरी तैयारी है। दोस्तों जिस दिन आपकी अंतरात्मा कहे, झूठ आपकी अंतरात्मा कभी नहीं कहेगी। अगर आपको विश्वास नहीं तो अपना प्रीवियस ईयर पेपर उठा के सुपर टेट का दीजिए, अपना रिजल्ट अपने आप पता चल जाएगा आपको, तब आपको पता चलेगा कि हाँ मेरी तैयारी कितनी है। तो दोस्तों और लोगों के बहकावे में मत आइए, तैयारी अपनी करते रहिए, तैयारी करते रहिए, क्योंकि नोटिफिकेशन आ जाने पे समय बहुत ही कम मिलेगा। तो तैयारी अभी से आप करते रहिए दोस्तों। हमारा कर्तव्य क्या है? कर्म करना, फल की चिंता नहीं करनी है दोस्तों। बस अपनी तैयारी में आप अभी से लगे रहिए, और बहुत जल्द यूपी टेट का नोटिफिकेशन आने वाला है दोस्तों। तब दोस्तों बहुत ही कम समय मिलेगा, और जिन बच्चों का यूपी टेट नहीं निकला है तो वो इस बार 100% कोशिश करें कि इस बार निकल जाए दोस्तों। तो अभी से आप पढ़ाई करते रहिए, अभी से पढ़ते रहिए, तो जरूर निकलेगा दोस्तों, ठीक है। दोस्तों आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, और एक बार वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करिएगा दोस्तों, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, कल फिर मिलेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी बच्चों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण दोस्तों, और जय हिंद दोस्तों।